बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बीच में बात कट गई थी कनेक्शन की वजह से। बात ये चल रही थी कि शरीयत का जो अमूमी मिजाज है वो ये है कि जब भी खरीदो फरोख्त हो तो पैसों की अदायगी पहले हो और सामान बाद में डिलीवर हो। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैसों की अदायगी बाद में हो जाती है और सामान पहले ही डिलीवर हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अदायगी की मुद्दत तय हो कि किस वक्त उसकी अदायगी होगी। और जब वो एक मुद्दत तय हो जाएगी तो फिर जो हमारा फरोख्त कुनिंदा है, यानी जिसका हक है पैसों पर, उसके लिए जायज़ नहीं होगा कि वो वक्त से पहले उसका मुतालबा करे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बे बेसमनिन आजिल। तो एक ये है कि जो है ना, ऐसी बे जिसके अंदर समन को या पैसों को आप एक मुद्दत के साथ मशरूत कर दे कि भाई मैं आज खरीदो फरोख्त का मामला तो हमारा आज ही हो गया है, पैसे लेकिन मैं 2 महीने 3 महीने बाद दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ये तयशुदा हो। अच्छा, ये जो मामला है, हमने पीछे भी पढ़ा कि मुराबाहा बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मुराबाहा हो रहा हो किसी घर की खरीदो फरोख्त में या गाड़ी की खरीदो फरोख्त में या कोई भी सामान मशीनरी की खरीदो फरोख्त में, और वहां पर जो पैसे हैं वो फौरी तौर पे अदायगी ना की जा रही है उसकी, बल्कि वो एक मुद्दत के साथ उसको पाबंद कर दिया गया हो कि इतने मुद्दत के बाद तुम मुझसे मुतालबा करोगे या मैं इतने मुद्दत बाद अदायगी करूंगा। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में जमा हो सकती हैं। तो ये ऐसी होगा कि बैंक ने या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई घर अपने नाम पे लिया पहले और उसके बाद अपने क्लाइंट को बेचा। 1 लाख का लिया और 1,20,000 का बेचा। लेकिन वो जो 1,20,000 है वो फौरी तौर पे उन्होंने नहीं लिए, बल्कि उसको मौखर कर दिया कि डिले कर दिया कि आप मुझे बाद में डेफर्ड पेमेंट कर दीजिएगा 1 साल के बाद। या उसे ट्रांचेज में कर दिया कि आप मुझे किस्तों में पैसों की अदायगी करें। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि कीमत जो है वो पहली मर्तबा में तय हो जाए। ये सही नहीं है, शरन ये जायज़ नहीं है कि आप कीमत भी हर हर मुद्दत के बाद तय करें, बल्कि कीमत एक ही तय हो जाएगी पहले और उसके बाद फिर आप उसको मुख्तलिफ मराहिल में खरीदेंगे। अलबत्ता जो हमारे पास डेमिनेशन मुशारका होता है उसके अंदर चूंकि किसी भी एसेट की शेयर्स बना दिए जाते हैं और उसके यूनिट्स बना दिए जाते हैं और इन यूनिट्स की मरहलावार खरीदो फरोख्त होती है, तो वहां पर ये बात मुमकिन है कि हर हर यूनिट की जब खरीदो फरोख्त हो रही हो तो उस वक्त उसकी कीमत भी तय हो। लेकिन अगर यकमुश्त किसी चीज़ की फरोख्तगी हो रही है लेकिन पैसों की अदायगी को जो है ना वो डिवाइड किया जा रहा हो 6 6 7 7 महीनों की एक मुद्दत पर, तो फिर वहां पर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि आप हर मुद्दत के बाद प्राइस को रिवाइज करें, बल्कि प्राइस वही होंगे जो पहली मर्तबा में तय हो गए हैं। अच्छा। इना ये एक ऐसा मामला है कि जो अक्सर फुकहा के नज़दीक इसकी अक्सर सूरतें नाजायज़ रही हैं। अलबत्ता बाज़ फुकहा के नज़दीक इसकी बाज़ सूरतों की गुंजाइश दी गई है। इना का जो असल जो हराम होने की या ममनू होने की जो वजह है वो ये है कि इसमें सूद खाने का एक जरिया है ये। और होता ये है कि किसी शख्स ने कोई शख्स अपने किसी दोस्त के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, कर्ज कर्ज की ज़रूरत है, मुझे कर्ज की ज़रूरत है, अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी है। तो कहते हैं यार मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मेरा क्या फ़ायदा। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरी कोई चीज़ जिसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 हो तो वो तुम मुझसे खरीद लो 12,000 में। तो वो उससे खरीद लेते हैं 12,000 में। अब 12,000 में जब उसने खरीदी तो उसके जिम्मे कितने पैसे बने, अदायगी वाजिबुल अदा हुए 12,000।
उसने अदायगी करने से पहले पहले वो जो फर्स्ट ऑनर था वो उससे दोबारा से खरीद लेते हैं 10,000 में। 10,000 रुपये उसको कैश दे देता है। अब इस बंदी की जरूरत ये पूरी हो गई कि उसको 10,000 रुपये कैश मिल गए। और उसका ये फायदा हो गया कि उसकी जेब से तो 10,000 निकले, क्योंकि सामान तो आ गया ना उसके पास वापस। जेब से आउट ऑफ पॉकेट जो हुआ उसे 10,000 रुपये की हद तक हुआ, लेकिन वापसी में उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो ये बेईना है। तो इसके अंदर जो असल ममानात है या जो कबाहत है वो है कि सामान पैसों की अदायगी होने से पहले पहले आप दोबारा से उसको खरीद रहे हो। इसको शरीयत की फुकाहा की इस्तिलाह में कब्ल नकदी समन कहा जाता है, कि नकदी की अदायगी से पहले पहले आप उसको दोबारा से कम कीमत पे बेच दो। लेकिन अगर अदायगी हो जाती है उसके बाद उसका मामला हो रहा है तो फिर भी उसकी गुंजाइश होगी। इसी तरह अदायगी हो जाती है और अ, उसको ज़्यादा कीमत पे नहीं बेचा जा रहा, बल्कि उसी कीमत पे बेचा जा रहा है या कम कीमत पे भी बेचा जा रहा है, तो फिर भी कोई कबाहत नहीं होगी। असल जो मसला है वो अदायगी होने से पहले पहले उसकी खरीदो फरोख्त का है, पैसों की अदायगी होने से पहले पहले। क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि फर्स्ट ऑनर आमतौर पे इससे फायदा उठा रहा होता है और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता है। तो ये एक गैर शरई मामला हो जाता है। अच्छा, सलम आमतौर पे हमारी बात हुई थी कि खरीदो फरोख्त के जो भी मामला होते हैं उसमें सामान पहले डिलीवर होता है। अ, पैसों की अदायगी शरीयत की उसमें पहले अदा करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये है कि उसको डिले भी किया जा सकता है और सामान को सामान पहले लिया जाएगा और सब पैसे जो है वो बाद में दिए जाएंगे। लेकिन पेसलम जो है ये खास मामला है कि इसमें ज़रूरी है कि पैसे पहले अदायगी पैसों की अदायगी पहले हो, लाजमन पहले हो। यानी इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि आप आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैसों को आप बाद में अदायगी करें उसकी। बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि पैसे तो फौरी तौर पे अदा हो जाएंगे और सामान जो है वो कुछ अरसे बाद फिर डिलीवर होता है। और बेसलम जो है वो आमतौर पे जो हमारा अनाज है या पैदावार जो है ज़मीन की पैदावार इनके अंदर हो रहा होता है, लेकिन इसके अलावा चीज़ों में भी हो सकता है वो। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, 6 7 के। जिस चीज़ के मामले में बेसलम हो रहा है, बेसलम हो रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जिन्स मालूम हो, उसकी नौ मालूम हो, उसकी कदर मालूम हो कि वो किस किस तरह की होगी। इसी तरह जिस जगह अदायगी होगी वो जगह पता हो। ये सारी की सारी इसकी शराइत हैं। तकरीबन इसकी कोई 6 7 शराइत को इकराम ने बयान की हैं कि अगर उन शराइत के ऊपर जो भी चीज़ फिट आ रही हो तो उसकी फिर बेसलम हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बेसलम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पैदावार है उसमें ही हो, बाकी चीज़ों में भी हो सकती है। अच्छा, आजकल एक जो हमारे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक बे सलम जो है वो पैसों के मामले में भी होती है। होता ये है कि FCY अपनी फॉरेन करेंसी जो होती है उसकी वो बेसलम कर लेते हैं। और यहाँ से जो पाकिस्तानी रुपए होते हैं वो तो फौरी तौर पे उसकी अदायगी कर दी जाती है। और मबी यानी बेसलम का जो मुस्लिम फी कहलाता है वो जो है ना फिर बाद में उसकी अदायगी हो रही होती है जब वो चीज़ आती है। और जाहिर सी बात है कि जो है ना वो एक तरीके से वो उसकी मबी वाली हैसियत हो जाती है। तो फिर उसमें बराबरी भी कोई ज़रूरी नहीं होती, बल्कि जो भी उसका रेट होता है उस हिसाब से उनमें मामला हो रहे होते हैं। इस्तिस्ना भी बेसलम से मिलता जुलता है, कुछ फ़र्क है दोनों में। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस्तिस्ना के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ में सनाट पाई जाए, यानी बनावट पाई जाए, यानी कोई वैल्यू एडिशन हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो। ये ज़रूरी है इस्तिस्ना के लिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरह बैत सलम में ज़रूरी था कि पैसे शुरू में पूरे के पूरे अदायगी हो जाएं, अदा हो जाएं, ज़रूरी था। इस्तिस्ना में ऐसा नहीं है, उसमें पैसे आप शुरू में भी अदा कर सकते हैं, कुछ शुरू में कुछ बाद में भी अदा हो सकते हैं और सारे के सारे पैसे आखिर में भी अदा हो सकते हैं। होम फाइनेंसिंग है, आजकल हमारे फ्लैट्स बन रहे होते हैं, घर की तामीर है, इन सब चीज़ों में इस्तिस्ना इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो यही होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एक बंदे को
और वो उसको बनाता रहेगा, और जब वो बन जाएगी चीज़ आपकी बताई हुई शराइत के मुताबिक, तो फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे, या बाद में शुरू से आपने की हुई है और वो चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, इस्तिस्ना में दो दो तरह के पहलू हैं। शरीयत की नज़र में, फुकाहा की नज़र में, इस्तिस्ना शुरू में एक अक्द इजारा होता है, यानी सर्विस का मामला होता है। क्योंकि आप उस बंदे से जो बनाने वाला है, मजदूर है या ठेकेदार है, उससे आप मामला करते हैं इजारा का, सर्विस लेने का आप उससे मामला करते हैं कि भाई तुम मुझे घर बनाने की सर्विसेज फराहम करोगे। लेकिन आखिर में वो एक बेय हो जाती है, या एक खरीदो फरोख्त का मामला हो जाता है। तो इसमें ऐसे इसको कहा जाता है कि ये इब्तिदान इस्तिस्ना जो है वो इब्तिदान इजारा और इंतहान बेय है। तो उसी के हिसाब से फिर इसके मामला भी चल रहे होते हैं। अच्छा, मुशारका का मतलब, शुरू में भी हमारी बात आई कि पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप सर्विसेज में भी हो सकती है कि आप दोनों बंदे मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर दें, कोई सर्विस देने का काम शुरू कर दें, कोई एजेंसी खोल लेते हैं, या कोई दर्जी की दुकान खोल लेते हैं, कपड़े सी के जो ना आपस में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का इदारा आप शुरू कर देते हैं, और कोई कंपनी शुरू कर देते हैं, वहाँ पे भी मुशारका हो सकता है। अच्छा, ये अब मुशारका की कई सारी अकसाम हैं। जैसे कि जो बुनियादी तौर पे इसकी दो किस्में हैं, वो दो हैं। एक है शिरकतुल अक्द, और एक है शिरकतुल मिल्क। तो ये जो प्रॉफिट अर्निंग का जो मामला होता है, वो शिरकतुल अक्द में होता है। जबकि शिरकतुल मिल्क जो है, वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती, बल्कि वहाँ पर आमतौर पे किसी एक एसेट में दो बंदे, दो या उससे ज्यादा लोग शरीक हो रहे होते हैं, अपने अपने यूनिट से, अपने अपने शेयर के हद तक। जैसे मिसाल के तौर पर कि एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है, वो विरासत में तीन चार भाइयों को मिल जाता है, तो अब वो तीन चार भाई बहनों को आजकल लोग विरासत में हिस्सा नहीं देते, इसलिए मैंने बहनों का भी जिक्र कर दिया। तो बहन भाइयों को मिलता है, तो वो अपने अपने शरीक हिस्से के लिहाज से उस एक मकान में शरीक होते हैं, तो वो जो शिरकत होती है वो भी मुशारका ही है, वो शिरकतुल मिल्क होती है फिर। लेकिन उमूमन मुशारका का लफ्ज शिरकतुल अक्द के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग मकसद होता है, और पैसे कमाए जा रहे होते हैं वहाँ पे। अच्छा, मुशारका जो है, इसके कई सारी शिरकत अब जो है, फिर इसकी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे सनात में शिरकत कर लेना, जैसे मैंने आपको दर्जी की मिसाल दी, इसी तरह सर्विसेज में आपने वो कर लिया, शिरकत कर ली कि यार कहीं से भी कोई काम पकड़ेंगे और मिल बांट के कर कर कुछ पैसे कमाएंगे। इसी तरह एक होता है शिरकतुल इनान होता है, और एक शिरकत मुफावजा होता है। ये इनमें फिर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि वो एक दूसरे के मामलात, बल्कि पैसे होते हैं, जाहिर सी बात है, इन दोनों मामलात में, और उससे फिर कमाया जा रहा होता है, और फिर आपस में उसको जो भी तयशुदा एक रेशो होता है, उसके हिसाब से पैसों की तकसीम हो रही होती है। अच्छा, ये बात देखने की है कि प्रॉफिट जो भी होगा वो तो जाहिर सी बात है कि आप जो तयशुदा है उसके हिसाब से कर सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि एक बंदा, उसका जो पैसा है वो तो 10% लगा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट ले रहा है 20%। और ऐसा हो सकता है कि एक बंदे का जो पैसा है वो 90% लगा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट ले रहा है 80%, 70%। लेकिन नुकसान जब भी होगा तो उसमें जो बराबरी जरूरी है, वो अपनी जो आपका प्रिंसिपल जिस शेयरिंग के साथ है, और आप जिस जिस हद तक उसमें शरीक हैं, जितने हिस्से के साथ, जिस परसेंटेज के साथ आप उस एसेट में शरीक है, उसी परसेंटेज के साथ या उस बिजनेस में शरीक हैं जिस परसेंटेज के साथ, उसी परसेंटेज के साथ आपको वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। नुकसान में फिर ये नहीं होगा कि जो है ना 10% सरमाया लगा हुआ है तो मैं 20% बर्दाश्त करूंगा, या मैं 5% बर्दाश्त करूंगा। अच्छा, शिरकत जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर विरासत का मामला होता है तो उसमें शिरकत आ जाती है, या फिर आपस में दो भाइयों ने या दो दोस्तों ने मिलकर कोई मकान खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, तो ये सारी की सारी मुशारके की
अकसाम होती हैं। अलबत्ता एक चीज, जैसे मैंने शुरू में भी उसका जिक्र किया, डोमिनेशन मुशारका आजकल एक टर्म इस्तेमाल हो रही है जो शिरकत मुतनाक़िसा कहलाता है। ये इसके अंदर कई तरह की मामलात होते हैं। एक तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो मामला होता है वो शिरकतुल मिल्क का होता है, क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्लाइंट दोनों मिलकर एक मकान लेते हैं। कुछ दोनों पैसे मिलाकर साल के तौर पे 10 लाख का मकान है तो 9 लाख बैंक ने मिलाए और 1 लाख क्लाइंट ने मिलाए, और दोनों 10 लाख रुपए का मकान खरीद के शरीक हो गए 90 और 10% की हद तक। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो मामला होता है वो होता है इजारे का। इजारा ये होता है कि चूंकि आमतौर पे क्लाइंट घर इस्तेमाल कर रहा होता है, और अ, घर की मिसाल है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्लाइंट घर इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो घर को क्योंकि बैंक की मिल्कियत है 90%, और वो 90% की हद तक जो बैंक की मिल्कियत है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फिर किराया बैंक उससे चार्ज कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो मामला होता है वो होता है खरीदो फरोख्त का। और वो इस तरह होता है कि बैंक अपने जो 90% तक का हिस्सा होता है, शेयर्स होते हैं उसके, वो मुख्तलिफ हिस्से बना देता है, 8 10 15 20, जो भी आपस में तय हो जाए। और उसके बाद फिर वो हर कुछ मुद्दत के बाद वो एक हिस्सा उसको जो क्लाइंट होता है उसको फरोख्त करता है एक तयशुदा कीमत से। फिर उसमें उसकी नतीजे में ये होता है कि क्लाइंट का जो शेयर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, यानी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 15, 17, 20, और बैंक का जो परसेंटेज होता है वो कम होता रहता है, घटता रहता है। और जिस जैसे जैसे कस्टमर का परसेंटेज बढ़ रहा होता है ऑनरशिप में, वैसे वैसे जो किराया होता है, रेंट जो होता है वो कम होता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बैंक का कम से कम हिस्सा इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये डेमिनेशन मुशारका की आजकल बहुत प्रैक्टिस में है ये। तो इस वजह से मुझे ज़रूरी लगा कि इसकी भी वजाहत हो जाए। मुदारबा भी शिरकत की एक किस्म है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि शिरकत जो होती है, मुशारका जो होता है, उसके अंदर दोनों का पैसा, दोनों पार्टीज का, या जितनी भी पार्टीज हैं एक से ज़्यादा, उनका पैसा लगा हुआ होता है। जबकि मुदारबा में एक पार्टी जो होती है वो यानी काम करती है, और दूसरी पार्टी या दूसरा जो बंदा होता है वो काम नहीं करता। इसको इस्तिलाही अल्फाज में एक वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर का कहते हैं। तो मुजारबा में ये होता है कि एक बंदे की एक्सपर्टीज होती है, जिसका वो एक परसेंटेज चार्ज करता है प्रॉफिट में तयशुदा मार्जिन के साथ। और दूसरा जो होता है वो अपना पैसा लगा रहा होता है, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, पैसा होता है, तो शरीयत ने उसके लिए एक रास्ता फराहम किया है। तो इसमें फायदा नफा जो है वो तो अपने हिसाब से तकसीम किया जा सकता है जैसे मुशारका में। लेकिन नुकसान की सूरत में नुकसान सारा का सारा उसका होगा जिसका पैसा है। इस तरीके से मुशारका में भी था कि पैसा जिस फीसद के साथ लगा हुआ है उस फीसद के साथ नुकसान बर्दाश्त किया जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि सारा का सारा पैसा ही स्लीपिंग पार्टनर का है, तो सारा नुकसान भी उसी का होगा। और जो वर्किंग पार्टनर है उसका नुकसान ये होगा कि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी नुकसान होगा तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भरपाई की जाएगी। तो उसकी भरपाई करने के बाद अगर कुछ बचा तो वो तकसीम होगा। तो इस तरीके से दोनों को कवर किया गया है शरीयत की नज़र की तरफ से। हमारे जो जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट की जितनी भी अकसाम है वो सारी की सारी मुजारबा में भी ही आती हैं। वो इस तौर पर कि कोई भी कस्टमर आके बैंक के पास सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाता है तो वो एक तरीके से रब्बुल माल बन जाता है, या स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है, कि वो बैंक को पैसा दे रहा है कि तुम मेरी तरफ से इसे इन्वेस्ट करो, और जो भी प्रॉफिट होगा वो तयशुदा आपस में पहले से तयशुदा रकम के फीसद के साथ हम तकसीम कर लेंगे। तो वहाँ पर जो प्रॉफिट मिल रहा होता है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कस्टमर्स को, वो इसी बुनियाद पर मिल रहा होता है कि मुराबाह से जो प्रॉफिट मिला तो वो दोनों में फिर तकसीम हो जाता है। इजारा, इजारे के बारे में हमारी पहले भी 2 3 मरतबा बात हुई है कि इजारा यही है कि आप अपना कोई भी कमोडिटी है, सामान है, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, वो आप
किराए पर देते हैं, लीज पर देते हैं और उससे पैसे किराया हासिल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि नंबर एक, पैसे मुतय्यन हो, यानी जो रेंटल अमाउंट है वो पहले से तयशुदा हो। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मुद्दत हो इस्तेमाल करने का, वो सामने वाला जिस कितने दिनों तक उन मुनाफे को या उस चीज़ के बेनिफिट्स को वो इस्तेमाल करेगा, वो भी मुद्दत तय होनी ज़रूरी है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि इजारे में किसी चीज़ की ऑनरशिप जो आ रही होती है वो एसेट की नहीं आ रही होती, बल्कि एसेट के बेनिफिट्स की आ रही होती है, उसके मुनाफे की आ रही होती है। अच्छा, पहले बल्कि अब भी बाज जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गाड़ी में या मकान वगैरह में इजारे का मामला करते हैं। वो इस तौर पर कि वो इजारा, वो मकान जो है या गाड़ी है, वो बैंक की ही मिल्कियत रहती है, और वो गाड़ी कस्टमर उसको इस्तेमाल करते रहता है और उसका एक किराया देते रहता है, इस हद तक के बैंक को लगे कि भाई मेरी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट प्लस प्राइस भी वो निकल आई है। तो फिर वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी वो निकल आया है, तो फिर वो उसको या तो गिफ्ट कर देता है, या फिर जो उसका जो आखिरी किराया होता है, जो भी लमसम बनता हो हल्का फुल्का सा, उसको वो अ, उस गाड़ी का या उस मकान का की कीमत बनाकर उसको औने पौने बेच देता है एक तरीके से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको छोड़कर डेमिनेशन मुशारका की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इजारे में चूंकि रिस्क का सारा बैंक का होता है, इदारे का होता है, उसको नुकसान होने की सूरत में बड़ा नुकसान होता है। जबकि डीएम में चूंकि दोनों की पार्टनरशिप होती है, तो नुकसान उस हद तक जो बैंक का जो रिस्क होता है वो उस हद तक नहीं रहता जितना इजारे में होता है, बल्कि कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं करना चाहूंगा कि एक और हमारे यहाँ शिरकत का मामला हो रहा है जो DMSLB कहलाता है, डेमिनेशन मुशारका सेल एंड लीज बैक। ये इसमें ये होता है कि कोई नई चीज खरीदी जा रही हो ना, बैंक क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास चीज है ही नहीं, तो वो आके फिर डीएम करता है। लेकिन अगर उसके पास चीज पहले से मौजूद है, लेकिन वो उसमें कुछ उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है उसी में लगाने के लिए या किसी भी वजह से, तो वो फिर अपनी चीज बैंक को पहले फरोख्त करता है, अ, एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या जो भी तयशुदा रकम हो। मिसाल के तौर पर एक मकान है, वो उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए चल रही है, तो बैंक उससे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसने उसका आधा हिस्सा 50%, 5 लाख में खरीद लिए। लेकिन अब दोबारा से वो बैंक उसी को बेचता है और ज्यादा कीमत पर बेचता है। मिसाल के तौर पर 5 लाख के जो शेयर्स थे वो उसको 6 लाख रुपए में फरोख्त करता है। उससे होता ये कि बैंक को फायदा ये होता है कि उसको प्रॉफिट मिलता है, अपने वो 5 लाख का एसेट है वो 6 लाख में फरोख्त कर रहा है। और उस सामने कस्टमर को या क्लाइंट को ये फायदा होता है कि उसकी जो फौरी तौर पे जो पैसों की नीड होती है वो पूरी हो रही होती है, और कोई चीज़ भी उसके आगे पीछे नहीं हो रही, बल्कि अपना एक घर है वो बैंक को दिया है, सामने है वो, एक बाएतमाद इदारा है, कभी भी जाके उससे वसूली हो सकती है। जबकि यही मामला अगर आप किसी इंडिविजुअल से करते हैं, तो वहां पर एन मुमकिन है कि वो आपका घर और आगे फरोख्त कर दे और आगे फरोख्त करे, और आप फिर उस हिस्से की हद तक, या बसा औकात पूरे घर से भी आप हाथ धो बैठे। इसलिए लोग इस मामले की तरफ भी बहुत इंटरेस्टेड नजर आते हैं आजकल। वकाला, वकाला का मामला ये है कि इसको आप सादे लफ्जों में कह सकते हैं कि नाइब, कि आप, कोई भी बंदा खुद से कोई मामला नहीं कर रहा, बल्कि अपने किसी मामले के लिए दूसरे को अपना केयर टेकर बना रहा है, या अपना वकील बना रहा है, एजेंट बना रहा है, कि आओ तुम मेरी तरफ से ये मामला कर कर आ जाओ। अच्छा, बैंक जो अक्सर मामला कर रहे होते हैं खरीदो फरोख्त के क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, उसमें वकाले का इस्तेमाल बहुत हो रहा होता है। वो इस तौर पे कि जाहिर सी बात है कि बैंक खुद तो उठ के नहीं जाएगा किसी जगह कोई खरीदो फरोख्त करने के लिए, कोई मामला, कोई लेन देन करने के लिए। तो वो पहले अपने कस्टमर को ही, मिसाल के तौर पे डीएम के लिए कोई आया है, कोई जा रहा, कोई गाड़ी का इजारा लेने आया है, तो उसको पहले बैंक खुद ही अपना वकील बनाकर उससे कहते हैं तुम खुद ही खरीद के लेकर आओ चीज़। तो वो बैंक के एक तरीके से
नाइफ के तौर पर, उसके एजेंट के तौर पर जाके बैंक के बिहाफ पर चीज खरीदता है, बैंक के लिए खरीदता है, जिससे ऑनरशिप बैंक की ही आती है, और वो लाके बैंक को दे देता है, और फिर बैंक उसको वही चीज इजारे पर या डीएम पर उसको फाइनेंसिंग दे देता है उसकी। हवाले का मामला भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जितने भी आप अपने बैंक, अगर मिजान में मिसाल के तौर पर आपने पैसा रखवाया और आप जाके बैंक इस्लामी से निकाल रहे हैं, तो ये हवाला होता है एक तरीके से। हवाले का मतलब ये होता है कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसों की अदायगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप किसी और को शिफ्ट कर दें। मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे से 10,000 रुपये लिए, अब अदायगी मैंने करनी है। वो बंदा मुझसे वो कर सकता है, मुतालबा करेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, ये जो मेरा फला भाई है ना, तुम इससे वसूल कर लेना। तो अब मैंने जो अपनी अदायगी की जो जिम्मेदारी थी वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दी, अब वो दूसरा उसको अदा करेगा। तो ये ऐसे ही है मिजान के करंट अकाउंट में, बिलफर्ज मैंने कोई पैसे रखवाए हुए हैं, तो वो एक तरीके से मिजान के पास कर्जा है मेरी तरफ से। तो अब उस कर्जे की मैं लेने के लिए वापस जाता हूँ, तो मिजान का मेरे पास मिसाल के तौर पे एटीएम नहीं मिल रहा, तो मैं बैंक इस्लामी के एटीएम चले जाता हूँ। तो अब मिजान वाला जो कर्ज अदायगी करनी थी, कर्ज की अदायगी करनी थी मुझे, वो खुद करने के बजाय दूसरे के जरिए से करवा रहा है। तो इसमें एक तरीके से हवाले का एलिमेंट पाया जा रहा होता है। अच्छा, मनी ट्रांसफर के जो भी मामलात हैं वहाँ पर भी आमतौर पे हवाला ही होता है। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसको हुंडी भी कहा जाता है, वहाँ पर भी हवाले का ही मामला हो रहा होता है। जो वदिया का मतलब, वदिया का बराह रास्त इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता एक दूसरे के सामान के लेन देन में चूंकि इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका तज़किरा किया जा रहा है। वदिया असल में ये है कि आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ दें। तो इसमें जो लेने वाला होता है वो मुस्तौदिया कहलाता है, यानी वदियात लेने वाला। और दूसरा जो होता है, जो देने वाला होता है, वो मुदिया कहलाता है। अच्छा, यहाँ मुझे एक मुगालता हो रहा है। एक हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक आरियत होता है और एक वदियात होता है। दोनों का ताल्लुक अमानात से है। अलबत्ता वदियात जो होते हैं उसमें चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, और आरियत में इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। आरियतन का मतलब ये होता है कि आप इस्तेमाल करने के लिए किसी को लें, और वदियात का मतलब ये है कि आपने किसी के पास कोई चीज़ अमानतन रखवाई हुई है। तो ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अम, गलती हो गई थी बताने में। वादे का मतलब है प्रॉमिस, और बहुत वाजे है, हमारे बहुत सारे मामलात वादे की बुनियाद पर होते हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो मामलात कर रहे होते हैं, वो वादे की बुनियाद पर कर रहे होते हैं कि भाई मैं तुम्हारे ब्याह पर खरीद तो रहा हूँ गाड़ी, लेकिन तुम मुझसे बाद में खरीदोगे। तो जाहिर सी बात है कि बैंक को और दायरे को खुद तो की जरूरत नहीं है, वो दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए खरीद रहा है। तो अगर बिल पर दूसरा ना खरीदे उससे, तो उसका तो नुकसान है, वो चीज़ उसके वो आउट ऑफ पॉकेट भी होगी, और वो चीज़ भी उसके पास ऐसी पड़ी रह जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए मामला के लिए वादा लिया जाता है। वादे के बारे में उसूली बात तो ये है कि इसको पूरा करना शरन कोई ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता अखलाक का तकाजा है कि इसको पूरा किया जाए। अलबत्ता जहाँ कहीं वादे की वजह से किसी शख्स का कोई फाइनेंशियल नुकसान हो रहा हो, उसकी जेब से कुछ कम हो रहा हो, उसका हकीकी नुकसान जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल डिजास्टर, उसको कोई माली नुकसान पहुंचे इस वादे करने की बुनियाद पर, तो फिर वहां पर वादे को पूरा करवाना शरन भी या कानूनन भी जरूरी हो जाता है शरीयत की नज़र में। कर्ज का मतलब है कि आप किसी को पैसे दें बगैर किसी किसी एसिड के इन्वॉल्वमेंट के, बराह रास्त आप रकम दें और इस्तेमाल करने की गर्ज से दें, और उसके बाद फिर वही रकम आप वापस लें, तो
ये कर्ज है और इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं किया जाए। कुरान मजीद में जो हमें जगह जगह सूद की हुर्मत मिलती है वो यही है, रिबल कुरान भी ये कहलाता है। तो पैसों पर पैसा कमाना ये शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने शुरू में पढ़ा कि बाज़ खरीद फरोख्त के मामला होते हैं जिनमें समन की कीमत की अदायगी करने के लिए एक मुतय्यन टाइम पीरियड रख दिया जाता है, तो उससे पहले उसका मुतालबा नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्ज में ऐसा नहीं है। कर्ज में किसी भी वक्त कर्ज देने वाला मुकरिज जो है वो पैसों का मुतालबा कर सकता है, और जो मुस्तकरिज है जिसने पैसे लिए हैं, कर्ज लिया है, उसको वापस करना फिर ज़रूरी होगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा इससे। बहुत हद तक चीज़ों की क्लियरिफिकेशन हो गई होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में दरमियान में बोलने में गलती हो गई हो, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे आगाह कर सकते हैं। Anas.Rashid 24, अनस रशीद 312 @gmail.com पे।